जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले 1931 का कराची अधिवेशन और गांधी जी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाना। और वहां जाने के बाद अंग्रेजों को ये पता चलना कि असल में भारत में राष्ट्रवाद जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ सांप्रदायिकता है और आज भी वही नियम चल रहा है, या फूट डालो शासन करो। परिणाम रहा जो इंसान कभी दूसरों से नहीं हारा वो अपनों से हार गया। यानी जो अंग्रेजों से लड़ता रहा और हमेशा जीतता रहा, लेकिन वो अपने लोगों से हार गया, भारतीयों के सामने हार गया, नहीं मानेगी उनकी बातें और वो खाली हाथ लौट आए। 1932 में भारत वापस आ गए और आने के बाद उन्होंने साफ साफ ये बात बोली कि मैं खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन देश की मर्यादा को बेच के नहीं आया हूं। इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। क्या उठाया कि अगले गोलमेज सम्मेलन में, यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में गांधी जी जाते नहीं है, और क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ के यहां से गए थे इरविन के कहने पर, याद है गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ के गए हुए हैं, वो रोक दिया गया है वो, और फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन भैया जनता में उतना दम होता नहीं है और ऊपर से भरोसा था गांधी जी के ऊपर, और वो आए खाली हाथ। परिणाम रहा जनता इस समय सोती अवस्था में, तो आंदोलन भी नहीं चल रहा है और कई लोग गांधी को क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। उसमें मेन मुखिया कुछ लोग जैसे सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल क्या कह देते हैं, कहते हैं गांधी जी तो अब राजनीतिक रूप से क्या है, असफल है। और गांधी जी भी बहुत आराम से संन्यास लेते हैं, राजनीति से हटते हैं और हरिजन उत्थान में लग जाते हैं। मगर उनके हटने से अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है, पूरा लाभ उठाते हैं और सांप्रदायिक पंचांग उठा करके 1932 में लोगों के सामने पेश करते हैं। अभी तक तो जो सांप्रदायिकता थी वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में बांट रहे थे, अब तो खुद हिंदू में ही बांट दिया इन्होंने, दलितों को अलग वर्ग में, और अलग रख करके इनसे कहा कि हम आपके लिए व्यवस्थापिका में, यानी कि विधायिका में जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस जो प्रांतीय विधायिका है, उसमें आपको क्या देने वाले, अलग से सीट रिजर्वेशन दे देंगे। किस आधार पर, दलितों के आधार पर। गांधी जी ने ये चीज समझ ली, भाप ली कि असल में ये तो अब मुसलमान छोड़िए, मुसलमान तो चलिए अलग है ही, जिन्ना के साथ अपना काम कर ही रहे हैं, कुछ सब नहीं कुछ, तो ये तो हिंदू को भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू संप्रदाय में भी। जो गांधी ने इस चीज को पकड़ा, आप देखेंगे 24 सितंबर 1932 में प्रार्थना दिवस की घोषणा, और खुद मदन मोहन मालवीय गांधी जी की तरफ से जाते हैं अंबेडकर जी के पास, और होता है एक पैक्ट जिसे आप कहते हैं पूना समझौता। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो गांधी और अंबेडकर बीच में पूना पैक्ट हो रहा है उसमें किस व्यक्ति का साइन नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा गांधी जी का खुद नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो वहां गए नहीं, उनके द्वारा एक व्यक्ति भेजा गया उनकी तरफ से, जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय, तो साइन भी तो उसी का होगा और अगला साइन अंबेडकर जी का होगा। क्या किया गया वहीं क्या कि अंबेडकर जी से पूछा गया भैया ये बताइए क्या चाहते हैं आप, देश का बंटवारा? तो अंबेडकर जी कहते नहीं, हम तो अपना विकास चाहते हैं, देश का बंटवारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दलित हैं, बहुत दिनों से हमें दबाया गया है, कुचला गया है, तो हम चाहेंगे ना उठना। तो गांधी जी का बहुत आसान सा तरीका कि ले लो रिजर्वेशन, ले लो ना, हम दे रहे हैं तुम्हें विकास का एक रास्ता दे रहे हैं, रिजर्वेशन ले लो। और यहीं पर अंबेडकर जी महान है, क्योंकि पुरानी जितने भी उनके ऊपर या उनके संप्रदाय के ऊपर या उनके खुद के ऊपर जो जुल्म ढाए गए थे वो सब वो भूल गए, भारत की एकता के लिए, भारत का स्वर्णिम भविष्य के लिए और खुद भी अपने विकास के लिए वो भूल जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। और गांधी जी का ये ऑफर पूना एक्ट में क्या कि भैया ऐसा 18% आरक्षण कहां पर दे रहे हैं सीटों में, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में 148 सीट हम बढ़ा के दे रहे हैं, और क्या चाहिए। परिणाम रहा अंग्रेज हो गए फेल, गांधी जी भले चुपचाप बैठे हैं, संन्यास लिए हैं, लेकिन दिमाग अभी भी भारत की राष्ट्रवाद की तरफ। परिणाम रहा अंग्रेजों की चाल हो जाती है फेल, और पूना समझौते में ये दलित वर्ग जो अलग होने का प्लान बना के रखा था किसने, अंग्रेजों ने, वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज हम इसी चीज को समझेंगे कि किस तरीके से गांधी जब गए, कहां गए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो जाने से पहले लोगों ने पूछा गांधी क्या दोगे हमें, तो गांधी कहते हैं कि रुको तुम्हें हम देंगे कुछ ऐसी चीजें जो तुमने सपने में सोची। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हम मान लें, क्या दोगे? बोला मौलिक अधिकार। बोला ये क्या होता है, हमें समझाओ पहले। तो गांधी कहते हुए रुको, काम है मुझे, आता हूं वहां से लौट के, फिर मिलते हैं। तो लोगों ने कहा इससे नहीं जाने देंगे गांधी, हर बार गड़बड़ कर देते हो, इस बार जाना पड़ेगा समझा के। तो बोले रुको यार, तुम हमारी बात तो मानोगे नहीं। लो वल्लभ भाई पटेल को सुन लो, लो पुरुष, उनको भी लोग बहुत मानते हैं, जुबान का पक्का आदमी। तो आप देखेंगे 1931 में गांधी जा तो रहे हैं, लेकिन कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल, जनता को समझाने के लिए। थामे रहो, दिल थाम के बैठो दोस्तों, कुछ नया होने वाला है। तो आप देखें कराची अधिवेशन क्या हुआ 1931 में, वल्लभ भाई पटेल बन रहे हैं अध्यक्ष। मौलिक अधिकार की बात, क्या बात बोली जा रही है, देख रहे हैं मौलिक अधिकार, मैंने कहा ना आपसे, तो समझा रहे कि ये चीजें मौलिक कर्तव्य क्या भी। और पहली बार भारत में NEP किसी कांग्रेस अधिवेशन में, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत 1931 कराची अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों क्या हो रहा है, गांधी जाते भले हैं
लेकिन वो तो कुछ और मुद्दे पे गए हैं, भारत के मुद्दे को लेकर के गए हैं वहां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हो क्या रहा है, बाकी भारतीय नेता अपनी बातों को इतना बड़ा चढ़ा के रख रहे हैं, अपनी चीजों को रख रहे हैं, और वही चीजें सांप्रदायिकता वाली, कोई दलितिस्तान मांग रहा है, कोई पाकिस्तान मांग रहा है। परिणाम रहा, अंग्रेजों ने खामी को समझ लिया और गांधी को कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। लोगों ने समझ लिया कि आज भी ये वही जनता है, कोई राष्ट्रवाद जैसा कुछ नहीं भैया। परिणाम रहा, गांधी वापस आते हैं तो हुआ क्या, गांधी हार गए सांप्रदायिकता के सामने और खाली हाथ लौट करके भारत आते हैं। और आंदोलन तो भाई तुम छोड़ गए थे, जनता अब क्या है, शिथिल पड़ चुकी है, तो सिंपल सी बात है अब वो दोबारा आंदोलन, भले आप कोशिश कर रहे हो लेकिन चलेगा थोड़ी। और वही हुआ, गांधी जी फिर पूर्ण रूप से क्या ले लेते हैं, संन्यास। जब खाली हाथ आ रहे हैं, आंदोलन भी रोक दिए हैं, तो आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल क्या कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से ये क्या है, असफल है। किनको कह रहे हैं, राजनीतिक रूप से असफल। किसको बोला गया राजनीतिक रूप से, गांधी जी को बोला गया। किसने कहा, तो दो आदमी, सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल। परिणाम रहा, गांधी जी ने लिया संन्यास और जुड़ गए क्या काम करने में, हरिजन उत्थान, तो पत्रिका लिख रहे हरिजन, है ना, हरिजन सुधा सेवक संघ की स्थापना, तो ये सब चीजें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये आप कह सकते हो शायद उन्होंने पहले ही भाप लिया था ये चीज कि किसी को जोड़ना है ना अभी तो इन्हीं को, क्योंकि टारगेट ये बनने वाले हैं, ये समझ गए होंगे, महात्मा है ना ये, तो सम्मेलन में ये मौजूद थे ही। तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या, कुछ नहीं, गांधी का हटते अंग्रेजों को मिला मौका और दिया 1932 सांप्रदायिक पंचांग। उसमें क्या कर रहे हैं, गांधी उसका विरोध किया, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना दिवस की घोषणा, और परिणाम रहा, क्या रहा कि भैया पूना एक्ट। और क्या रहा उसमें, मुद्दा क्या था, मुद्दा ये था इस सांप्रदायिक पंचांग में, दलितों को हिंदुओं से अलग करके पृथक राजनीतिक लालच दिए जाने का विरोध कर रहे हैं कौन, गांधी जी। और ये देने की बात कौन कर रहा है, अंग्रेज। किसको, दलितों को। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। गांधी का स्टेप क्या हो रहा है, पूना एक्ट। क्या हो रहा है, पूना एक्ट। गांधी दादा अंबेडकर के बीच, लेकिन जा कौन रहा है, गांधी तरफ से मदन मोहन मालवीय। ठीक है, क्या बातें हुई दोस्तों, केंद्रीय व्यवस्थापिका में बोला ऐसा है तो मैं 18% सीट देते थे, आरक्षण दे रहे हैं। फिर आप देखेंगे प्रांतीय विधानसभा में 148 सीटें देने का प्रावधान कर दिया गया और अंबेडकर जी मान गए, इसलिए मैंने कहा ना वो महान है। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने एक समस्या लाके खड़ा तो की, लेकिन एक बार फिर से दीवार की तरह अगर खड़े हो जाते हैं महात्मा गांधी और पूरी चाल को निस्ते नाबूद कर देते हैं अंग्रेज परेशान कि यार ये तो फिर से इन्होंने गड़बड़ कर दी। लेकिन फिर भी जो श्वेत पत्र तैयार हो रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसका परिणाम देखने को मिलता है 1935 के एक्ट में। फिर 1935 के एक्ट के बाद आप देखेंगे पहली बार बात हो रही है भारत राज्यों का एक संघ और एक न्यायालय, जो कि संघीय न्यायालय की स्थापना करने की बात बोली गई। फिर आप देखेंगे कि यहां पर चुनाव की भी बात होगी, चुनाव कराने की बात बोली जाएगी। ठीक है, और वो ब्रिटिश प्रांतों में जो सीटों वाला मामला है, फिर उसमें हम ध्यान देंगे कैसे कांग्रेस 8 प्रांतों में सरकार बनाती है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और डेडलॉक की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे बढ़ाइए अगर आपको ये वीडियो और पसंद आता है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।